मैंने ना कोई ऐसा कुछ फाड़ नहीं किया है कि मतलब कि मैंने ये मतलब हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, ऑनेस्टली मैंने नहीं किया है। ऑलराइट, वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। मेरा नाम है प्रांजल जैन। आज हमारे साथ है दीपिका और हम जानेंगे इनकी जर्नी, कैसे ये स्कूल से निकल के बीटेक इन्होंने किया, फिर काफी सारी जॉब स्विच भी करी और फाइनली अभी ये पेपैल में SDE 3 की पोस्ट पे काम कर। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दीपिका जी, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद भी दे दीजिए सबको। Hi everyone. So I'll keep my introduction very short, and we will continue in the podcast. So basically, I'm from Haryana, and I'm graduated from 2012 to 16 batch. And you can say that I'm from a tier 3 college itself, and from the school colleges also. Right now, I'm working in PayPal as SD3. So yeah, now we will discuss about the full journey about me. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही फॉर्मेटिव ईयर्स से 11 12 शुरू करते हैं कि क्या माइंडसेट था, क्या पहले से ही आईटी फील्ड में जाने का मन था। तो 11 12 कैसा रहा, क्या क्या किया? अगर मैं बताऊं तो मेरा कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी फील्ड का मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। तो वहां पे ना एक तो जिस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन करी है उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं कि मतलब कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। जो मेनली लोगों को पता होती है वो होती है इंजीनियरिंग एक फील्ड होती है, मतलब सीए की एक फील्ड होती है और डॉक्टर की एक फील्ड होती है। तो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तो मतलब प्लान यही था कि मेडिकल लाइन में जाना है, बट मेडिकल लाइन में एक्चुअली देन आई गॉट टू नो, मतलब पता चला कि मेडिकल लाइन में डोनेशन बहुत चाहिए। करेक्ट। तो उस टाइम पे फिनेंशियल कंडीशन वो थी नहीं कि इतना डोनेशन मतलब पेरेंट्स ले सके दे सके। देन आई डिसाइडेड कि करना तो कुछ साइंस रिलेटेड ही है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में था। देन आई चूज नॉन मेडिकल। फिर नॉन मेडिकल में आने के बाद देयर वाज अ मल्टीपल स्ट्रीम्स, बट कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड थी जिसे थोड़ा रिलेट कर पाते हैं कि थोड़ा कंप्यूटर चलाया होता है। पूरा तो नहीं पता होता बट पता होता है हाँ कुछ 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 कंप्यूटर भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बस वही मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड, जस्ट लाइक जहाँ लाइफ ले गई वहां पे मतलब आ गई वो वाली चीज है। ऑलराइट, तो 11 12 में आपने ट्वेल्थ के बाद जेई वगैरह दिया होगा, AI EEE वगैरह दिया होगा। उसमें कैसा रहा, क्या रैंक रही, कैसे सिलेक्शन हुआ, बीटेक का कॉलेज कैसे मिला, कौन सा मिला? तो 12th क्लास में मतलब एक चीज तो क्लियर थी कि आई एम फ्रॉम हरियाणा बोर्ड। तो हरियाणा बोर्ड में क्या होता है ना कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन सीबीएसई एंड हरियाणा बोर्ड। तो अब सीबीएसई बोर्ड में तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी जाती है स्कूल से, बट हमें ऐसा कुछ मतलब गाइडेंस मिला नहीं। सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि मतलब एक एग्जाम का नाम सुना था, आईआईटी एक एग्जाम होता है, और मतलब ये सुना था कि जो आईआईटी के एग्जाम है ना बेसिकली अगर वो दे दोगे तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट है, मतलब कि 1 1 करोड़ के पैकेजेस लग जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर की सारी चीजें सुनी हुई थी। तो मतलब डिसाइड किया कि चलो आईआईटी ही करते हैं। फिर उसके लिए था कि कोचिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने 12th क्लास के बाद 1 साल ड्रॉप किया था। और फिर मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी उसके लिए। आईआईटी का एग्जाम दिया, बट ऑनेस्टली मतलब मैं यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। एग्जाम में मतलब कि मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी, मतलब एग्जाम में बैठने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था उस टाइम पे। तो उसके बाद नहीं हुआ क्लियर तो काफी मतलब वो भी हुआ, रिग्रेट भी हुआ, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत करी थी कि हो जाए जिस तरीके से भी। फिर एआई ट्रिपली का दिया, तो एआई ट्रिपली में आई थिंक मेरी रैंक जो थी उस टाइम में 19,000 रैंक थी, तो उसके थ्रू मुझे कॉलेज मिला था वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो फरीदाबाद में कॉलेज है, तो वहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते थे, तो इसलिए घर वालों ने मतलब बोला कि चलो ठीक है फिर वहीं एडमिशन ले लो। थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है रिलेटिव्स का, तो इसलिए वाईएमसी मिल गया। तो जैसे आपने बताया कि आपका स्टेट बोर्ड था, तो आपको लगता है ये थोड़ा सा हम्म। ड्रॉबैक रहता है उन स्टूडेंट्स को जो स्टेट बोर्ड अप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सीबीएसई, या फिर ऐसा नहीं है, वो लेवल कर सकते हैं प्लेइंग फील्ड थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ? देखो डेफिनेटली डिफरेंस तो है, मतलब अगर आप देखोगे ना सीबीएसई की पढ़ाई में और स्टेट बोर्ड की पढ़ाई में बहुत अंतर है। जो और दूसरी चीज ये होती है ना कि ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो मतलब जो छोटी सिटीज है ना उनमें उतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। अब हो गई है क्योंकि अब यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ डाउन द लाइन 10 years बैक की, उस टाइम पे उतना नहीं था।
तो बट सीबीएसई बोर्ड में मैंने ये देखा है कि हाँ मतलब देखो स्कूल वाले ना जितना फीस लेते हैं उस हिसाब से आपको एजुकेशन भी देते हैं। अब हम हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हमारी फीस होती थी 500 रुपये 1000 रुपये, तो मतलब उतना ही हमें मिलता था, तो थोड़ा ड्रॉबैक है। बट अभी के भी टाइम पे मैं बोलूंगी कि अभी तो बहुत अवेयरनेस है, तो खुद से भी हार्डवर्क करे तो हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी जर्नी कैसी रही कॉलेज के अंदर, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जैसे कंपेरेटिव कोडिंग वगैरह करी, क्या ऐसा कल्चर था कॉलेज में, या सब लोग लेट बैक थे कि यार जो होगा अभी देख। हम्म अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कल्चर रहता है, सोसाइटीज रहती हैं, तो कैसे हम्म आपने वो जर्नी पूरी करी, क्या क्या आपने सीखा वहां से? तो कॉलेज में सबसे पहली चीज तो ना, कॉलेज की कमेटीज तो हैं, हमारे भी कॉलेज में उस टाइम पे भी थी, कोडिंग कमेटीज भी थी। ओके। बट एक्चुअली बात क्या थी ना कि जैसे कि मैं अब केवल अपनी बैच का बताती हूँ कि हमारे बैच में क्या था ना कि एक ग्रुप बन जाता था, मतलब मेनली उसमें लड़के ही होते थे। वो लोग कोडिंग के क्लब्स चला रहे हैं और कुछ भी चला रहे हैं, मतलब मैंने लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम देखा है अपने बैच में। तो अभी तो मैं देखती हूँ काफी लड़कियां भी मतलब टेक्निकल फील्ड में भी बहुत आ गई हैं। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो कोडिंग से मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं था कॉलेज टाइम पे। थोड़ा थोड़ा पता चलता था कि हाँ लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है और मतलब हैकर रैंक एक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा था कि कभी कभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेनली जो हमारा फोकस होता था वो क्लासेस अटेंड करने पे होता था। तो आई वुड नॉट से कि मैं कॉलेज टाइम पे बहुत गीकी काइंड ऑफ पर्सन थी। आई वॉज हार्ड वर्किंग, बट मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे करना क्या है, तो वो डायरेक्शन थोड़ी लैकिंग थी हमारे कॉलेज में। ओके, तो आई गेस ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अगर हम टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, तो यस। मेन प्रॉब्लम डायरेक्शन की ज्यादा होती है। हर हम्म में आपको 60 में से 10-20 बच्चे तो हार्ड वर्किंग मिल ही जाएंगे, हम्म। उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, इसलिए वो ज्यादा अचीव नहीं कर पाते तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ बीटेक इवन अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं काफी स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग भी होते बिल्कुल ये है फैक्ट है। अगर आप और भी जैसे सिटीज देखोगे कि लाइक एमपी के बहुत सारे सिटीज हैं जो कि मतलब काइंड ऑफ टीयर थ्री में ही आते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है। तो मतलब स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग इतने होते हैं ना कि वो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ पूरा दिन लगे रहते हैं और देखते हैं, किसी के ट्यूटोरियल देख लिया, कुछ देख लिया। बट मैं कहूंगी जो कॉलेज का जो करिकुलम है ना बेसिकली वो प्लेसमेंट ड्रिवन करिकुलम नहीं है, वो है कि जो सब्जेक्ट्स लगा दिए गए हैं वही है। और वो सब्जेक्ट्स मुझे लगता भी नहीं है इंडस्ट्री में कहीं काम भी आ रहे हैं अभी तो। आई डोंट थिंक सो कि वो कभी काम भी आते हैं। तो है मतलब काफी डिफरेंसेस है टीयर थ्री कॉलेजेस में। हैं। ये तो काफी मैंने भी देखा है कि एक काफी बड़ा गैप है हमारे हम्म। एजुकेशन सिस्टम में, जो हमें पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं से ज्यादा जैसे पढ़ाए जा रहे हैं। और राइट। industry में या फिर जॉब में आप जब जाते हो तो इंटरव्यूअर क्या पूछा उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर वही हो जाता है जैसे ट्वेल्थ के बाद आईटी का एग्जाम होता है, एकदम अलग सा ही कुछ होता है। यहाँ हम्म। 4 साल हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होते हैं, लेकिन जॉब में कन्वर्ट करना बहुत टफ हो जाता है उस चीज को। एग्री, कंप्लीटली एग्री विद यू। फर्स्ट जॉब आपने कैसे क्रैक करी, क्या प्रोसेस था वहां पे? ओके तो फर्स्ट जॉब का मैं बताऊंगी कि जैसे हमारे कॉलेज में ना मतलब बेशक करिकुलम वगैरह जो है वो प्री डिसाइडेड है। बट द थिंग इज कि हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट है। तो उस टाइम पे भी मतलब कि कंपनीज बहुत सारी विजिट करती थी। तो कुछ हमारी जो मास रिक्रूटर में कंपनी होती है जैसे कि टीसीएस हो गई, विप्रो होगी, वो भी विजिट करती थी। और स्पेसिफिक कंपनीज हो गई, सैमसंग हो गए हैं, थॉटवर्क्स है, ये सब कंपनीज भी विजिट करती है। तो जो मेरी फर्स्ट जो जॉब थी वो मेरी कैंपस प्लेसमेंट ही थी। दैट वाज इन यामाहा मोटर सॉल्यूशंस। तो मतलब वो आई थी इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर के लिए। तो फर्स्ट आई गॉट द इंटर्नशिप इन दैट एंड देन दे प्रोवाइडेड द फुल टाइम ऑफर ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप। ओके, तो वहां पे आपने क्या प्रिपरेशन की थी, जैसे आपने बताया कोडिंग में आपका इतना गाइडेंस आपको नहीं हम्म मिला तो आपने इतनी नहीं करी थी, तो क्या हम्म। इंटरव्यू में पूछा और क्या आपकी प्रिपरेशन थी इंटरव्यूज के लिए? तो कॉलेज के अगर मैं लास्ट सेमेस्टर में बात करूँ तो बेसिकली ना जब जैसे कि हमने जो बेसिकली स्टडी किया था वो था कि एज अ फ्रेशर आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो कुछ सीनियर से पूछा कि मतलब क्या पूछे जा सकता है। तो उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब वो थोड़ा सा आप पढ़ लो, मतलब वो आएगा। ओएस पूछ लेते हैं फ्रेशर से। या फिर जैसे जो लैंग्वेजेस है, हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी हमारे करिकुलम में, सी लैंग्वेजेस थी। तो अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ ना तो उस टाइम पे ये पूछा जाता था उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो मतलब बहुत हाई लेवल में नहीं कहूंगी पूछा जाता था। हाँ जो कंपनीज
पैकेजेस अच्छे ऑफर करती थी। जैसे कि आप कह लो कि सैमसंग है, सैमसंग हमारे कॉलेज में उस टाइम पे अराउंड 8 लाख का पैकेज ऑफर कर दे, दैट वाज वन ऑफ द गुड पैकेजेस इन माई कॉलेज। सैमसंग उस टाइम पे डीपी पूछता था, एक क्वेश्चन ही होता था, डीपी के बेस पे ही आपका सिलेक्ट होगा। तो ये सब चीजें सीनियर्स को ऑलरेडी पता होती थी, जो हमसे सीनियर बैच के थे, कि ये कंपनी इस पैटर्न पे पूछती है। तो वही था कि सीनियर्स के थ्रू हम तक बातें आ जाती थी, तो हम उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते थे। चलिए, ये हो गया आपका 11th 12th का। फिर बीटेक, वहां से आप पहुंच गए फर्स्ट जॉब में। हम्म। ये फर्स्ट जॉब से लेके SD3 पेपैल में बनने तक एक काफी डिफिकल्ट जर्नी मेरे ख्याल से है, और काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है। काफी एफर्ट लगे होंगे और काफी टाइम हम्म। का जैसे लगा। तो आप यस। उसकी जर्नी के बारे में मेरे को बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या किया। और अगर कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं हम्म। 4th ईयर में है, या वो अभी जॉब कर रहा है और वो भी हम्म। किसी बड़ी कंपनी को क्रैक करना चाहता है, तो हम्म। वो भी आपके लेसन से सीखेगा, तो आप उनको भी थोड़े बहुत टिप्स इसमें जरूर दे दीजिएगा। ओके। देखो, सबसे पहली चीज तो ना मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि है ना, अभी मतलब बेसिकली अभी मैं जो एक चीज देखती हूँ ना, कि अब स्टूडेंट्स ना इस चीज पे बिलीव करने लग गए हैं कि हर चीज का ना एक शॉर्टकट आ गया है। मतलब कि अगर फर्स्ट जॉब लेनी है ना, तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही लेनी है। कहीं ना कहीं मैं उस चीज को मानती भी हूँ और मैं नहीं भी मानती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक पर्सन की अपनी एक स्ट्रगल होती है, एक जर्नी होती है। आप देखोगे ना, तो मतलब एवरीवन इज ट्राइंग कि वो सीधा गूगल ही क्रैक कर लें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब अगर आपका गूगल में नहीं भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं भी होता है, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज भी बुरी नहीं होती है, आपको सीखने को वहां पर भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मेरा जो फर्स्ट पैकेज स्टार्ट हुआ था, वो मेरा स्टार्ट हुआ था 3.75 लाख LPA से। अब वो पैकेज मुझे मिल तो गया था, ठीक है, फर्स्ट जॉब की खुशी तो होती है कि चलो मतलब कि कमाना स्टार्ट कर दिया है हमने। बट आई न्यू दैट कि मतलब आई एम नॉट वर्थ इट ऑफ, बेसिकली मैं उस पैकेज के लायक नहीं थी, मुझे ना सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती थी अंदर से। क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी स्कॉलर स्टूडेंट, इन 12th क्लास आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ओके। तो बेसिकली ना वो अंदर से ना एक था कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे सारे फ्रेंड्स का तो हो गया है। उसके लिए फिर मैंने अपने आप से प्रिपरेशन और स्टार्ट करी, मैंने देखा कहाँ लैकिंग पॉइंट्स हैं। देन आई फाउंड आउट कि मतलब लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, DSA कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तो वो खुद से स्टडी किया। फिर स्विच किया तो वही नॉर्मल 30% 40% हाइक मिला। तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, पैकेज बढ़ के वही कितना हो गया, मतलब 3.75 से 6 लाख 7 लाख का पैकेज हुआ। तब भी लगता था यार मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब दोस्त लोग तो 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं और तुम लोग 6 लाख के पैकेज पे हो, क्या मतलब क्या गलती कर रहे हो। मेहनत मेहनत तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो लैकिंग है कहीं पे। फिर वहां पे काम सीखा, फिर वहां पे देखा कि हाँ लोग कैसे काम करें। फिर एक चीज जो मैंने रियलाइज करी एक्चुअली मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में ना, जो मैं बोलना भी चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए, कई बार क्या होता है ना, आप जब कभी भी कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना अपना काम दिखाना आना चाहिए, आपने जो काम किया है। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। उससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस उतनी दिख नहीं पाती है, और आपकी ना कंपनी में वो वैल्यू नहीं बन पाती है, ठीक है। तो वो चीजें मेरे साथ भी हुई हैं पहले। फिर वहां से मैंने चेंज किया, तो जो सबसे बड़ा मेरा करियर का जो स्विच था, वो था कोविड के टाइम पे। क्योंकि कोविड के टाइम पे IT मार्केट में बहुत अच्छी ओपनिंग्स थी, एंड आई स्विच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मतलब देखो, मैंने ना कोई ऑनेस्टली मैंने ना कोई ऐसा कुछ फाड़ नहीं किया है कि मतलब कि मैंने ये मतलब हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया, ऑनेस्टली मैंने नहीं किया है, ठीक है। ट्राई किया बहुत बार, बट नहीं किया। तो यही चीज थी कि DSA के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा, लीड कोड पे प्रैक्टिस बनाई, कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस करी। उससे मैंने अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जॉब निकाली थी। तो वो जो स्विच था मेरा, वो सबसे बड़ा स्विच था, दैट वाज आई गॉट अराउंड 170% ऑफ हाई। ओह, तो राइट। वहां से मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देन लाइक फ्रॉम दैट वाज इवांती। इवांती इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसके बाद मेरे कुछ और प्लान्स थे फॉरेन स्टडी वगैरह के, तो वो मेरा हो नहीं पाया। तो उसके बाद एक अलग फेज चला, फिर उसके बाद मेरी पेपल में ओपनिंग मतलब जॉब लगी थी। तो ये मतलब जर्नी बहुत बड़ी है, बट मैंने बहुत शॉर्ट में बताई अभी कि मतलब ये चीज हुई है। तो पेपैल के इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करी थी, कुछ स्पेसिफिक उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। पेपैल के इंटरव्यू के लिए तो मतलब पेपैल का जो इंटरव्यू प्रोसेस है, कंपैरेटिवली आई वुड से कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस भी मैंने दिया है, फ्लिपकार्ट का दिया है, बहुत सारी कंपनीज के दिया है।
तो पेपैल का जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, दैट इज नॉट दैट टू मच मतलब टफ, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशंस की हैं वो की थी। सबसे पहले तो अपना वही हैकर रैंक का राउंड होता है, जिसमें कि ओए के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप मीडियम लेवल के लीड कोड क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड होता है, अगेन डीएसए और एल्गोरिथम का राउंड होता है। उसमें भी मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल पूछेंगे आपसे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जैसे कि कुछ कुछ इंटरव्यूज में क्या होता है ना, आपको मतलब ये होता है कि आपको फुल प्रूफ कोड आपको रन करके दिखाना है, ठीक है। जब व्हेन आई गिव द इंटरव्यू द पेपर, तो ऐसा था कि एक क्वेश्चन मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया था, मतलब बिल्कुल 100%। सेकेंड क्वेश्चन मेरे को उसकी अप्रोच आई वॉज एक्चुअली, मेरे को पता नहीं था कि वो कौन सी एल्गो बोलते हैं उसको, बट आई वॉज क्लोज टू दैट एल्गो। तो वो मैंने अपनी मतलब बताई इंटरव्यूअर को कि आई एम थिंकिंग इन दिस वे, तो इंटरव्यूज वॉज सेटिस्फाइड। तो आई वुड से कि अगर आप अपनी अप्रोच भी अच्छे से बताते हो ना इंटरव्यूअर को कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। जरूरी नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए, बट हाँ, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर जो नेक्स्ट राउंड था वो लैंग्वेज स्पेसिफिक राउंड, जिसमें जावा भी पूछी गई थी, एलएलडी का भी कुछ थोड़ा बहुत कवर किया गया था, और सिस्टम डिजाइनिंग भी पूछा गया था। सिस्टम डिजाइनिंग का हम बोले तो कुछ अच्छे मतलब ब्लॉग्स भी हैं, मीडियम के ब्लॉग्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो मैंने रेफर की हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब वी कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। एंड देन द लास्ट वन वाज द मैनेजरियल राउंड। तो मेन तो यही था कि मतलब आई डू लीड कोड अलॉट, मतलब मैंने लीड कोड पे अराउंड 500 600 क्वेश्चन तो किए थे, क्वालिटी क्वेश्चन नॉट द क्वांटिटी वन, कि सिर्फ इजी लेवल के मिक्स क्वेश्चंस किए थे, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था। और तो टेक अवे ये है कि अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लो। हम्म। करने के लिए फ्री एवेन्यूज आपको काफी मिल जाएंगे, अगर आप राइट। कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क लगाने के लिए रेडी है तो हम्म। की डेट में फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट दैट यस। रेडी होने चाहिए एक्चुअली करने के लिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर करने की ठान लो ना, तो तो चाहे आपकी जॉब की शिफ्ट 10 घंटे की भी होगी ना, तो भी इंसान डेली टाइम निकालेगा करने के लिए। तो एक अंदर से ना जील होती है इंसान के अंदर। मेरी जील ये थी कि मैं सेटिस्फाई ही नहीं थी, मतलब कि मेरे को था कि मैं कहीं ना कहीं अंडर पेड हूँ। तो मुझे ये था कि भाई जब सबने कर लिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी ये जील थी, तो इसी जील की वजह से मतलब नाउ आई एम हियर। तो बेसिकली खुद यू से शुड नो योर कंपटीशन वर्थ। है। करेक्ट, यस। यू शुड नो योर वर्थ कि यार यस। मेरा तो इतना होना चाहिए, एंड आई एम विलिंग टू पुट इन दी हार्ड वर्क एज वेल। ये नहीं यस। कि मैंने मन में बना लिया मेरे को तो गूगल में होना चाहिए और बस बैठे हैं। आप अगर चाहते हो कि आप ऐसे ही किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करो, फर्स्ट थिंग है बिलीव करो कि हो सकता है, और एक्चुअली उस यस। पाथ पे आपको जाना पड़ेगा, हार्ड वर्क डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे SD1 की एक पोस्ट होती है, आप SD3 पोस्ट पे गए पेपैल पे, हम्म। तो उसमें इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहता है? आपने बताया कोडिंग तो देखो आप SD1 में भी करनी होगी, SD3 में भी करनी होगी, बिल्कुल। अलग क्या था उसमें प्रोसेस में? व्हाट आई थिंक ना, देखो जो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, सबसे पहली चीज तो जो कोडिंग का राउंड है, वो आप चाहे ना, आप 15 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, एक आप आर्किटेक्चर लेवल पे भी आप अगर इंटरव्यू दोगे ना, तो भी आपसे डीएसएल को तो पूछी जाती है। डीएसएल को एक्चुअली ना एक बेंचमार्क होती है कि पर्सन कितना सोच पा रहा है, मतलब उसका दिमाग कितना काम कर रहा है। तो डीएसएल को राउंड तो आपका हर लेवल पे ही होगा, चाहे आप मैनेजर पोस्ट के लिए दे दो, किसी भी पोस्ट के लिए दो। अब जस्ट डिफरेंस जो आता है वो यहाँ पे ये आता है कि जैसे जब आप फ्रेशर होते हो, SD1 कह लो आप, तो वहां पे ना आपसे ना मेनली जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोड लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, तो उसको चेक करने के लिए आपसे एक एलएलडी राउंड लिया जाता है, जिसको लो लेवल डिजाइन बोलते हैं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई, उसका आपको कोड करके दिखाना है विद जावा क्लासेस के साथ। अब जब आप थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो, तो कुछ एक तो सबसे पहले ना हर एक कंपनी का एक अलग अलग फॉर्मेट है इंटरव्यूज लेने का। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देखोगे, तो वो SD3 SD4 पे भी मतलब एलडी लेते हैं। पेपैल की अगर मैं बात करूं, तो पेपैल में ऐसे स्पेसिफिक कोई एलडी राउंड नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया था, एक ही राउंड लिया था, और उसमें उन्होंने एचएलडी के कोई मतलब सिस्टम डिजाइनिंग के क्वेश्चन भी पूछ ले गए थे। बट व्हेन यू आर लाइक आई वुड से कि 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस और मोर, तो आपसे ना सिस्टम डिजाइनिंग बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सिस्टम डिजाइनिंग आना चाहिए।
और सिस्टम डिजाइनिंग में भी मतलब मैं कहूंगी कि आपको ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए कि मतलब कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, मतलब क्यू मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट 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 इज लाइक योर एनालिटिकल स्किल्स कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, तो आप कब तक उस पे मतलब हार नहीं मान रहे हो, आप उसका कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, वो चीजें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो चीजें चेक की जाती है इंटरव्यू में आपकी। ऑलराइट। हम्म। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी पूरी जर्नी हमको एक नटशेल में बताई है। अब अगर मैं आपके कुछ फाइनल वर्ड्स आपसे सुनना चाहूँ कि कोई स्टूडेंट है, वो 11th 12th में हम्म। या बीटेक में है या 1 2 साल हम्म। जॉब कर चुका है, अब उसको प्रोडक्ट बेस में जाना है, तो हम्म। 2 3 पॉइंट में आप बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या 1 2 चीजें या 2 3 चीजें वो कर ले जिससे हम्म। कि उसका वो शिफ्ट पॉसिबल हो जाए। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, Correct. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से कि डीएसए तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसए और एल्गो, ठीक है। और डीएसए एल्गो भी ये है कि प्रैक्टिस करो, मतलब एक होता है कि केवल आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो नहीं करो, आप डेली प्रैक्टिस करो। आप उसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। मतलब लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, एक्चुअली वहां पे क्या होता है कि आपको ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, फिर आपको ना सॉल्यूशंस के आंसर भी मिल जाते हैं, और आपको कम्युनिटी भी एक है कि जहाँ पे डिस्कशन होती है। तो इसलिए लीड कोड ना बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म माना जाता है, बट मतलब आप हैकर रैंक भी यूज कर सकते हो, कोड शेफ भी कर लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो डीएसएल को तो आपका अप टू मार्क होना चाहिए प्रोडक्ट बेस के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जैसे जिसका इंटरेस्ट इनकेस मान लो फ्रंट एंड में है, ठीक है, तो फ्रंट एंड के लिए आजकल आप जेएस के देखोगे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट जेएस हो गया, नोड जेएस हो गया। तो इन सब में से आप कोई भी एक फ्रेमवर्क कर सकते हो। अगर आपको बैकएंड पे जाना है तो आई वर्क ऑन जावा लैंग्वेज, तो आप जावा भी कर सकते हो। और आपको जैसे इन केस आपको एंड्रॉयड पे जाना है तो उसके लिए लैंग्वेज अलग होती है, कोटलिन हो गई। तो बट हाँ एक चीज है, सबसे पहले ना आप मार्केट में देखो किस प्रोफाइल के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग्स हैं। अगर आप फ्रेशर हो इन केस, तो आपको सीखना तो पड़ेगा स्क्रैच से, तो आप उसी लैंग्वेज पे अपने एफर्ट डालो जिसकी ओपनिंग्स भी उतनी ज्यादा हो। कल को आप ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हो जिसकी ओपनिंग ही 10 निकलती हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी आपकी सिलेक्शन की। तो ऐसी लैंग्वेज चूज करो जिसकी मार्केट में ओपनिंग ज्यादा निकले, मोस्ट ऑफ द कंपनी उस पर काम कर रही हो, वो चीज कर सकते हैं। थर्ड चीज मैं कहूंगी कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है, मतलब एक फियर नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। दूसरी चीज कि जो भी आप सोच रहे हो, चाहे आप डीएस के राउंड में सोच रहे हो, सिस्टम डिजाइनिंग के राउंड में सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो ना, वो आप इंटरव्यूअर से कम्युनिकेट करो। कई बार क्या होता है हम सही सोच रहे होते हैं, बट हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं कि मतलब उस इंटरव्यू को पता ही नहीं चलेगा ना आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो कई बार होता है कि है ना, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। आप मतलब फीडबैक लेते रहो बीच बीच में, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से। तो एक काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में भी आप इंटरव्यू को अपना कर सकते हो। एंड वन ऑफ द लास्ट पॉइंट कि अभी जो जैसा अभी जो मार्केट चल रहा है आईटी का, वो थोड़ा सा टफ मार्केट चल रहा है, थोड़ा रिसेशन टाइम है अभी। तो बहुत सारी रिजेक्शंस भी आ रही हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं बट स्टिल उनको ना वो नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि कभी भी ना डीमोटिवेट मत हो, ऑलवेज देयर इज अ हार्ड टाइम ऑल्सो इन योर लाइफ। तो अभी वो टाइम है जब आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। आई नो कि मतलब थोड़ा टफ होता है फिनेंशियल मैनेज करना, बट लेकिन अगर आपको लगता है कि इन केस अभी आपकी प्रायोरिटी ये है कि मतलब आपको फिनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इट्स नॉट बैड कि अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्विस बेस्ड ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑलवेज चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। और मतलब अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है फिनेंस का, तो ठीक है आप थोड़ा वेट करो, ओपनिंग्स तो निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगी यार, आईटी तो हमेशा रहेगा ही मार्केट में। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स। आई एम वेरी श्योर कि सब स्टूडेंट्स इसको जरूर सुनेंगे और प्रोफेशनल्स भी सुनेंगे और मोटिवेट भी होंगे, और काफी सारे आपने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। मैं एक बार आपको समराइज करके बताता हूँ आप सब व्यूअर्स को कि दीपिका जी ने क्या कहा है। सबसे पहले डीएसए स्किल्स आपकी अप टू द मार्क होनी ही होनी चाहिए, जहाँ पे आपको लीड कोड या कोड शेफ या किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप उसको फॉलो अप करें, कंसिस्टेंटली करें, रोज करें। उसके बाद सेकंड है कि आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीख लें, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, चाहे आप फुल स्टैक में इंटरेस्टेड हो। जहां पर भी आपका इंटरेस्ट लाया करता है एक ना एक टेक्नोलॉजी में आप पहले सीख भी लें, और मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा प्रोजेक्ट भी बना लें जिससे आपको प्रोजेक्ट दिखाना में। है कुछ। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, हार नहीं माननी है, रिजेक्शंस होंगे,
अगर आप कुछ ऐसी चीज करने का ट्राई कर रहे हो जो अभी तक आपने नहीं करी है, तो रिजेक्शंस मिलेंगे ही लाइफ में। तो वहां पे हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंटली आपको हार्ड वर्क करना है, और कुछ टाइम में आप जरूर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर लोगे। अगर अभी नहीं कर पाते हो, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करो अपना करियर, जैसे दीपिका मैम ने करा। 1-2 साल के अंदर आप भी क्रैक कर लोगे प्रोडक्ट बेस्ड। अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो जरूर एक ना एक दिन हो जाएगा। बस एक एक लास्ट मैसेज जो मैं व्यूअर्स को दूंगी, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि मतलब यूट्यूब पे ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी है। हर राइट। जगह पे आप देखोगे ना तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बहुत है कि मतलब कि दिस पर्सन क्रैक्ड 1 करोड़ पैकेज, दिस हाँ। पर्सन क्रैक्ड 5 करोड़ पैकेज। तो मैं बस इतना बोलूंगी, जो भी हमारे पॉडकास्ट को सुने, देखो, रियलिटी देखो हर चीज को ना, मतलब दूर से, एक कहावत होती है ना हमारे हरियाणा में, दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। तो हर चीज जो दिखाई जाती है वो सच नहीं होती, ठीक है। इससे अच्छा है कोई पर्सन, मतलब उन, आप अपने कोई रिलेटिव से या जो भी आपके नोन में, आप उनसे डायरेक्टली बात करो, इंस्टेड ऑफ कि मतलब इन्फ्लुएंस होने की बजाय कि मतलब हमने देखा है भाई उसका तो 5 करोड़ का पैकेज लग गया। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी बात है, बट उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के चक्कर में ना ये मत करो कि यार हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो वो एक गलत चीज हो जाती है। तो उस चीजों से थोड़ा सा बचो और रियलिटी फेस करो उन चीजों को लेके। करेक्ट, बिल्कुल। और आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, जैसे अभी बताया मैम ने कि उन्होंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट ज्यादा नहीं करा, या हम्म। हैकाथॉन्स भी नहीं जीते, स्टिल उन्होंने हार्ड वर्क के थ्रू जब उन्होंने कोडिंग सीख ली, तो उनका प्लेसमेंट हो गया। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ एक्सेप्शनल करना होगा लाइफ में। जी सॉक तो जीते बिना कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे या। बस हैकाथॉन के सर्टिफिकेट्स के बिना तो रिज्यूमे आप बना नहीं पाओगे, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली करेंगे धीरे धीरे तो आपके राउंड्स भी क्लियर हो जाएंगे। वो कोई कंपेरेटिव कोडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। वो एक बिल्कुल। कंपनी है जो आपसे कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक पे काम कराना चाहती है। बस आपके एक ठीक ठाक स्किल्स अगर कोडिंग में आप डेवलप कर लोगे, दैट इज गुड इनफ। आई थिंक ये चीज है आपके हिसाब से भी, दिव्या मैम, ये ऐसे। बिल्कुल। बिल्कुल। नो, आई वाज सेइंग कि थोड़ा रियलिटी चेक मिलना जरूरी है व्यूअर्स को, क्योंकि मतलब नोइंगली और अननोइंगली आई वुड नॉट टेक एनीबडी नेम, बट हाँ, आई एम आल्सो इन द यूट्यूब वर्ल्ड। तो मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जहाँ पे हैं कुछ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब भटको मत, मेहनत करो, मेहनत से होगा और किसी चीज से नहीं होगा कुछ भी। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट द टाइम कि आपने हमारे व्यूअर्स से बात करी, हमसे बात करी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि अगर 10 स्टूडेंट्स को भी हमारे पॉडकास्ट से हेल्प मिलती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच।